नमस्कार दोस्तों, आज मैं हीगल के टॉपिक पे आज वीडियो बना रही हूँ जो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इससे पहले भी मैं हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, अरस्तू, प्लेटो ये सब पर वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं हीगल के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जो इस प्रकार है। हीगल का जन्म 1770 को हुआ और उनका कार्यकाल 1831 ईस्वी तक रहा। इंट्रोडक्शन, इनका जीवन परिचय को देखें तो इस प्रकार है। जर्मन आदर्शवादियों में हीगल का नाम शीर्ष स्थानों पर रहा है। इनका पूरा नाम जॉर्ज विल्फ्रेड फ्रेडरिक हीगल था। 1770 ईस्वी में दक्षिण जर्मनी में वटमबर्ग में उनका जन्म हुआ और उनकी युवावस्था फ्रांसीसी क्रांति के तूफानी दौर से बीती। हीगल ने विवेक और ज्ञान को बहुत महत्व प्रदान किया। उनके दर्शन का महत्व को ही इन बातों पर निर्भर करता है। पहला, द्वंद्वात्मक पद्धति और राज्य का आदर्शीकरण। 1831 में इस महान आदर्शवादी की हैजा बीमारी के कारण बर्लिन में मृत्यु हो गई। इस महान विचारक पर प्लेटो, अरस्तू, कांट, फिक्टे तथा मोंटेस्क्यू और रूसो का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। हीगल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो 1807 में प्रकाशित हुई, साइंस ऑफ लॉजिक जो 1816 में प्रकाशित हुई, फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1836 में ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। हीगल की राजनीतिक विचारधाराओं की कुंजी उसका ग्रंथ द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट है, जो कोई राजनीतिक ग्रंथ न होकर सार्वभौमिक सत्य की खोज अधिक है। हीगल का विश्वात्मा का विचार। हीगल का विश्वात्मा का विचार इस प्रकार है। हीगल के अनुसार इतिहास विश्वात्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है तथा इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं का संबंध विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों से है। विश्वात्मा की अवधारणा एक आध्यात्मिक विचार है। हीगल ने विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के अनवरत क्रम का निर्माण किया है। विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक हीगल सभी जड़ एवं चेतन वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा के रूप में देखता है। वेदांतियों के तत्वमसीही अभय आत्मा ब्रह्म की भांति हीगल को दार्शनिक मान्यता है। जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में उन्होंने कहा है, हीगल के मतानुसार मानव सभ्यता का विकास एक सीधी रेखा में नहीं, जिस प्रकार एक प्रचंड तूफान में थपेड़े खाता हुआ एक जहाज अपना मार्ग बनाती है, उसी प्रकार सभ्यता भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती है। हीगल के अनुसार विश्व के समस्त पदार्थों का विकास अविकसित तथा एकतापूर्ण स्थिति की ओर होता है, जिसके कारण विरोधी वस्तुओं की स्थापना होती है। विकासवाद की इस क्रिया में निम्न कोटि की वस्तुओं ने उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त कर ली है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं की निम्नता नष्ट होकर उच्चता ग्रहण कर लेती है। विकसित होने के बाद कोई भी वस्तु वह नहीं रहती जो पहले थी, वह कुछ उन्नत हो जाती है। इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है। आगे, वस्तुतः द्वंद्वात्मक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द
डायलॉग से हुई है। इसका अर्थ वाद विवाद करना होता है। इसमें सत्य तक पहुंचने के लिए तर्क वितर्क की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। हीगल इस प्रणाली को विचारों पर भी लागू करता है। इसके अनुसार समस्त द्वंद्वात्मक प्रणाली इस प्रकार सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक रूप वाद होता है। विकासवाद के अनुसार यह बढ़ती है और इसका विपरीत रूप कालांतर में इसमें मौलिक रूप में बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिससे विपरीत रूप प्रतिवाद कहते हैं। कालांतर में विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ये मौलिक रूप तथा विपरीत रूप आपस में मिलते हैं और इन दोनों के मेल से वस्तु का नया सामंजस्य संवाद स्थापित होता है। द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन इस प्रकार है। इस द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा ही हीगल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। हीगल की मान्यता है कि चेतन मस्तिष्क की सारी गतिविधियां द्वंद्वात्मक होती है। यथार्थता स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। यथार्थता केवल एक विचार है। यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से ही हो सकती है। आत्मा का एक बाह्य रूप भी होता है। यह बाह्य रूप भौतिक होता है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य करता है। हीगल द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा राज्य के विकास का अध्ययन करते समय यह मानता है कि यूनानी राज्य मौलिक रूप से धर्म राज्य उसके विपरीत रूप, इसलिए राष्ट्रीय राज्य उनका एक सामंजस्य पूर्ण रूप होगा। कला धर्म तथा दर्शन को भी वह इसी प्रकार मूल रूप, विपरीत रूप तथा सामंजस्य पूर्ण रूप मानता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की उत्पत्ति भौतिकवादी व्याख्या करते समय हीगल की इस प्रणाली का अनुसरण किया है, क्योंकि यह प्रणाली दार्शनिक दृष्टि से विकासवादी अध्ययन के लिए बहुत ठोस तथा सही प्रणाली है। हीगल का व्यक्तिवाद तथा राज्य का सिद्धांत। हीगल ने राज्य पूर्व एक प्रक्रिया को स्वीकार किया है, या इसने राज्य के उदय को द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में देखा है। हीगल पहली संरचना के रूप में कुटुंब को मानता है। हीगल पहली संस्था के रूप में कुटुंब को मानता है, जिसमें पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति आदि गुण काम करते हैं। इस परिवार या कुटुंब नामक वाद के प्रतिवाद स्वरूप समाज का उदय होता है, जिसमें प्रतियोगिता और संघर्ष दिखाई देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है और इस तरह संघर्ष जन्म लेते हैं। इससे निकलने के लिए पद प्रारंभिक प्रेम एवं सहानुभूति का जीवन संग्राम में स्थान हो, इस आवश्यकता की अनुभूति के साथ राज्य का प्रादुर्भाव होता है, जो कुटुंब और समाज का संश्लेषण है। राज्य, कुटुंब और समाज दोनों में गुणों का सामंजस्य है। इसलिए हीगल ने राज्य को अनेक विश्लेषणों से अलंकृत किया है। राज्य विश्व आत्मा है, राज्य ईश्वर का अवतार है, राज्य पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वरीय विचार है, संसार के संगठन में व्यक्त ईश्वरीय इच्छा है, यह पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। राज्य दैवीय है, इसके बारे में उन्होंने कहा है, राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। अब इसमें आगे कोई विकास नहीं है। जैसा कि गार्डनर लिखा है, हीगल की दृष्टि में राज्य ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता, जो सर्वथा शक्तिशाली और अभ्रांत है तथा नागरिकों के अपने हित में प्रत्येक बलिदान का अधिकारी है। अपनी श्रेष्ठता के कारण निम्न जिस त्याग एवं बलिदान के लिए राज्य अपने नागरिकों को आदेश देता है, उसके फलस्वरूप वह न केवल व्यक्ति का उत्थान करता है, बल्कि उसे श्रेष्ठता भी प्रदान करता है। हॉब हाउस के शब्दों में
हीगल का राज्य सिद्धांत राज्य को एक महानतर प्राणी, एकात्मा और एक अभिव्यक्ति सत्ता मानता है, जिसमें व्यक्ति उनके अंतःकरण, उनके दावे तथा अधिकार, उनके हर्ष और दुख पे सब केवल गौण तत्व हैं। आगे हैं, राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं। राज्य को सर्वोच्च शक्तियों से विभूषित कर देने के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत है कि इन दोनों का विरोध होगा, पर हीगल अपने विचारों के द्वारा बताता है कि व्यक्ति राज्य का एक अंश मात्र है। जिस पूर्णता को व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं जान जाता, उसे राज्य ने पा लिया है। राज्य व्यक्ति का पूर्ण सार्वभौम या साकार रूप है। जिस उच्चता को व्यक्ति पाने का प्रयास करता है, राज्य उसे प्रदान करता है। अब है हीगल के राज्य की विशेषता। राज्य का स्वरूप सावयव है। राज्य साध्य है और राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राज्य दैवी सत्ता है। व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं। राज्य नैतिक बंधन से मुक्त है। हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार इस प्रकार हैं। स्वतंत्रता संबंधी धारणा को हीगल ने रूसो और कांट से ग्रहण किया था, किंतु उसका रूप बहुत कुछ मौलिक है। उसने कांट की स्वतंत्रता को नकारात्मक, सीमित और आत्मपरक मानते हुए यह भी स्वीकार किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत। हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी धारणा में हीगल ने रूसो और कांट से ग्रहण किया था, किंतु उसका रूप बहुत कुछ मौलिक है। उसने कांट की स्वतंत्रता को नकारात्मक, सीमित और आत्मपरक मानते हुए यह भी स्वीकार किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी सिद्धांत श्रेष्ठ है। राज्य आंतरिक रूप से व्यक्तिवादी नहीं है। स्वतंत्रता अधिक विध्यात्मक और वस्तुपरक है। हीगल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन का सार मानते हुए कहा था कि स्वाधीनता मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है, जिसे अस्वीकार करना उसकी मनुष्यता को अस्वीकार करना है। इसलिए स्वाधीन होने का अर्थ है अपने अधिकारों और कर्तव्यों को तिलांजलि देना, क्योंकि राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु स्वाधीनता का प्रतीक नहीं हो सकता। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक है, जिसकी प्राप्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से होती है। समाज और व्यक्ति के सहयोग के बिना कोई स्वतंत्रता संभव नहीं है। सेवाइन के शब्दों में हीगल का विश्वास था कि स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यवहार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न होती है। वह व्यक्तिगत प्रतिभा की चीज नहीं है। हीगल का स्वतंत्र नागरिक विषयक सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु की भांति व्यक्तिगत अधिकारों पर नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों पर आधारित है। हीगल का मत है, आधुनिक राज्य में ईसाई आचार से नागरिकता के विकास के व्यक्तित्व, अधिकार और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच ऐसा पूर्ण संश्लेषण स्थापित हो जाता है, जैसा दासता पर आधारित समाज में कभी संभव नहीं था। आधुनिक राज्य में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। राज्य की सेवा करके वे उच्चतम आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर राज्य में नागरिकता की वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित होती है। तो यहाँ तक ये हीगल का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोट्स पसंद आए, नोट्स पूरे कंप्लीट नोट्स मैं दे रही हूँ। थोड़ा सा भी इधर नहीं, मैं एक पॉइंट भी नहीं कट पिट की हूँ। पूरे पॉइंट के साथ ये नोट्स पूरे फैक्ट के साथ बनाई हूँ, और अच्छे से पढ़िए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।